हेलो, नमस्कार, वणक्कम। आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर, जहां पर हम चर्चा करेंगे हिंदी मल्हार, जो कि आपकी नई एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर जिसका नाम है चेतक की वीरता। वीरता शब्द से तो आप वाकिफ ही होंगे, आपको मालूम होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है करेज, इसका मतलब है ब्रेवरी। चेतक नाम था घोड़े का, महाराणा प्रताप का। तो जब भी हम महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं तो चेतक चेतक की हमेशा चर्चा होती है, क्योंकि उनके साहस, उनकी वीरता, उनका जो कौशल था और उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उसकी काफी तारीफ होती है। तो ये एक कविता है, छोटी कविता है। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर भी इसी चैप्टर का करेंगे। तो सीधे चलते हैं चेतक की वीरता के अंदर। ओके, तो ये हो गया आपका 11वां चैप्टर, चेतक की वीरता। एक एक स्टैंजा को लेकर चलते हैं। आई थिंक 7 या 8 स्टैंजा हैं शायद। सो चेतक की वीरता ये लिखा है श्याम नारायण पांडे ने, और ये एक तरह से चर्चा करता है। ये उनकी बड़ी कविता हल्दी घाटी में से ली गई है। जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में काफी युद्ध हुए थे। तो उसमें जो चेतक ने जो वीरता का प्रमाण दिया था, द काइंड ऑफ करेज ही एग्जिबिटेड, द हॉर्स एग्जिबिटेड, उसकी चर्चा यहां पर इस कविता में की गई है। तो पहले स्टैंजा में देखते हैं। मैं वर्ड बाय वर्ड भी बता देता हूं और साथ में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन और मीनिंग भी पूरी तरह से बता दूंगा, 3 पॉइंट्स भी बता दूंगा। आप एक नोटबुक को लेकर इसके साथ साथ पॉज करके नोट करते रहिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। ओके। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। मतलब क्या हुआ? रण का मतलब होता है युद्ध। ओके, रणभूमि बोलते हैं ना, तो इट इज युद्ध भूमि। ओके, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि कुछ लोगों को ज्यादा आसानी होगी अगर इंग्लिश में वो पढ़ सके, स्पेशली हमारे दक्षिण भारत के बच्चों के लिए। ओके, सो रण बीच चौकड़ी भर भर कर। सो ये लाइन चेतक के बारे में बता रहा है, जो कि युद्ध भूमि में काफी तेजी से दौड़ रहा है। चौकड़ी भरने का मतलब है एक घोड़ा जो कि काफी तेज दौड़ रहा है। चौकड़ी भर भर कर मतलब काफी तेज दौड़ना। ओके, तेज दौड़ने वाली बात कर रहे हैं और खास तौर से घोड़े की बात कर रहे हैं। सो चेतक को यहां पर वर्णन किया गया है कि वो पूरे युद्ध भूमि में काफी तेजी से, काफी एजिलिटी से, काफी स्पीड के साथ भाग रहा है। चेतक बन गया निराला था। निराला का मतलब होता है यूनिक, कि काफी अद्भुत। ओके, या आप कह सकते हैं अद्भुत। ओके, अद्भुत या निराला का शब्द का मतलब है काफी यूनिक। सो चेतक पूरी तरह से इतने सारे घोड़ों में वो अकेला ही था जो कि इस तरह का कौशल की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा था। सो इट हैड बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी, देयर वाज नो पैरेलल, इसका कोई मुकाबला नहीं था, इसीलिए वो निराला था। समझ गए? यूनिक का मतलब होता है सब में से अलग, राइट? तो अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा होगा जो कि बिल्कुल अलग होगा, सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, सबसे ज्यादा यूनिक होगा। तो अगर हमको हिंदी में उसका वर्णन करना हो तो हम कहेंगे कि ये बच्चा बिल्कुल निराला है। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो राणा प्रताप के घोड़े से, तो यहां पर हमको ये बताया जा रहा है ये किसका घोड़ा है, राइट? कि उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। और चौथा सेंटेंस, पड़ गया हवा को पाला था, ये एक तरह से मेटाफोरिकल भाव है, जिसमें ये कहा जा रहा है पड़ गया हवा को पाला था। तो इसका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो हवा से ही मुकाबला कर सकता है। समझे? हवा को पाला था कि हवा को भी पाला दे सकता है, यानी कि हवा को भी मुकाबला दे सकता है। तो इस कहने का मतलब यह है चौथे सेंटेंस का। तो पहले स्टैंजा से हमको क्या ज्ञात हुआ है, क्या पता चला है? हमको यह पता चला है कि चेतक राणा प्रताप का घोड़ा है, वो युद्ध भूमि में है और युद्ध भूमि में अपनी कुशलता का और कौशलता का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी तेजी का प्रदर्शन कर रहा है, और इससे हमें यह पता चला है कि ये बिल्कुल निराला है। ये तो हो गई पहले स्टैंजा की बात। पहले स्टैंजा में से कोई भी सेंटेंस आए, आपको इस तरह से पूरी तरह से उसका वर्णन करना है, पूरी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन देना है। दूसरे स्टैंजा पे चलते हैं। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। आपको अगर आपसे कोई कविता को बोलने के लिए कहे क्लासरूम में या पब्लिक स्पीकिंग में, तो एक पूरी तरह के भाव के साथ बताइए कि वो लगे कि हम किसी बड़े
पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर चेतक ऐसा पर्सनालिटी है। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। सो यू स्पीक विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड गिविंग एक्सप्रेशन, मॉड्यूलेशन, आपका डिक्शन, उन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग में या अगर इवन इफ 30 बच्चों के बीच में भी आप बोल रहे हैं तो आपके एक एनर्जी होनी चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए। सो पहली दो लाइनों से हमें यह पता चलता है, और ये पहली दोनों लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, कि राणा प्रताप को, घोड़े को भगाने के लिए क्या करते हैं, एक कोड़ा मारते हैं, हंटर, ठका 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 भगाने के लिए। लेकिन राणा प्रताप का कोड़ा कभी भी चेतक के बदन पर नहीं लगता था, कभी भी उसके बॉडी पर उसको अपना विप, कोड़ा का मतलब है विप इन इंग्लिश में, इफ यू हैव टू स्पीक ऑन अबाउट इट, you will say whip or you will say hitting with the hunter, right? तो उसको कोड़े मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि चेतक नेचुरली ही काफी तेज भागता था, तो उसको और तेज भगाने की जरूरत नहीं थी। तो चेतक तन मतलब बॉडी, सो गिरता न कभी, दैट इज द कोड़ा विल नेवर फॉल, द whip विल नेवर फॉल ऑन द बॉडी ऑफ चेतक, की कोड़ा कभी भी चेतक के शरीर पर नहीं पड़ता था, उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। तो उसको कोई क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, कि कहीं आप मारे तभी वो भागेगा। आलसी नहीं है चेतक कि मारेगा तभी भागेगा, नहीं, बिना मारे ही उसको मालूम है उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, और उसके अनुसार वो तेज भागता था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। इस दो लाइनों का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि वो शत्रुओं, अरि मतलब शत्रु या एनिमीज, अरि मतलब एनिमी, ओके। तो ही वॉज रनिंग ओवर द हेड्स ऑफ द एनिमीज, कि वो जितने भी शत्रु थे उनके मस्तक, मस्तक मतलब हेड, उसके ऊपर वो दौड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर पैर रख के ही वॉज ट्रैम्पलिंग ऑन देम, उनके ऊपर पैर रख के ही वॉज ओवर पावरिंग देम विद हिज स्पीड एंड हिज ब्रेवरी, ही वॉज रनिंग ओवर देयर हेड्स। या आसमान पर घोड़ा था ना, ये एक तरह से थोड़ा एग्जैजरेशन है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया है, कविता में होता भी है ये। तो बड़ा चढ़ा के, जिसको इंग्लिश में हाइपरबोले बोलते हैं, उसको एग्जैजरेट करके बताया है, बड़ा चढ़ा के। तो उससे चेतक की जो स्पीड है, जिस तेजी से वो दौड़ रहा है, उसकी तुलना एक ऐसे घोड़े से की जा रही है जो कि आसमान पर भाग रहा है, जो कि आसमान पर दौड़ रहा है। तो ये इससे आपके मन में, आपके दिमाग में एक इमेज आती है कि चेतक नामक एक घोड़ा आसमान पर इतनी तेजी से दौड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वो धरती पर नहीं दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि वो दूसरे शत्रुओं के मस्तक के ऊपर से दौड़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो आसमान में दौड़ लगा रहा है। समझे आप? यू आर अंडरस्टैंडिंग द इमेजरी दैट ही इज रनिंग सो फास्ट। ऐसा लगता है कि वो, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, उसके जमीन आसमान में फ्लोट कर रहे हैं। तो इस तरह की एक इमेजरी का, विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल कवि ने किया है। तीसरा स्टैंजा, ये राणा प्रताप की तस्वीर है चेतक के ऊपर। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकिन सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। क्या मतलब हुआ? तनिक का मतलब थोड़ा सा, लिटिल, ओके, लिटिल या थोड़ा सा, ओके। हवा मतलब एयर, से बाग हिली। नाउ बाग का मतलब है लगाम, लगाम इज दिस लाइन, दिस थिंग, ओके, विच इज होल्डिंग इन हिज हेड, एंड ओके, सो this is the with which you kind of hold the lagam, okay. Lagam hili. Sawar is who? Sawar is Rana Pratap, okay, the person who is riding. Sawar matlab rider. जो तनिक हवा से बाग हिली, कि अगर थोड़ा सा भी ये लगाम हवा से हिल जाता था, तो इट सेज दैट इवन ए लिटिल ब्रीज कुड कॉज द होल टू दिस थिंग। तो चेतक को समझ में आ जाता था। तो थोड़ा सा भी उसकी लगाम हिलती थी तो चेतक को इस बात की समझ थी कि क्या हो रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? दैट ही इज वेरी अलर्ट, कि काफी उसको इमीडिएटली, उसको तुरंत कुछ ना पता चल जाता था कि राणा प्रताप क्या आदेश देना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी वो लगाम को खुला छोड़े
या टाइट पकड़े। ओके, सो उससे उसको पता चल जाता था। उड़ जाता था का मतलब है कि उसकी स्पीड, अगेन उसकी स्पीड का अंदाजा आपको इस तरह के एक फ्रेज से मिलता है कि वो जल्दी से रिएक्शन, उसका जो बर्ताव था काफी स्विफ्ट और तुरंत था। राणा की पुतली फिरी नहीं, पुतली का मतलब आंख के अंदर पुतली। ओके, आंख के अंदर पुतली का मतलब है कि उनकी नजर, अभी राणा प्रताप ने लेट से ही टर्न टू द राइट, दाहिने तरफ देखा। ओके, तो चेतक हमेशा इमीडिएटली समझ जाता था कि राणा प्रताप दाहिनी तरफ मुड़ना चाहते हैं और वो तुरंत मुड़ जाता था, उसको अलग से उस तरह के आदेश देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो राणा की पुतली फिरी नहीं, दैट इंग्लिश में बोलते हैं ना, नो सूनर डिड राणा प्रताप मूव इन द राइट डायरेक्शन और इन द लेफ्ट डायरेक्शन, की जैसे ही राणा प्रताप उस तरफ देखते थे आंखों की पुतली से, उसी समय चेतक मुड़ जाता था, उसको अलग से उसके लिए आदेश देने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सो it shows that he's very intuitive. He shows that he does not need any kind of clear commands. He's able to understand by two things. One, कि किस तरह से कितनी टाइटली लगाम पकड़ी है या लूज की है या फिर से टाइट की है, या नारायण प्रताप की पुतली बाईनी तरफ या दाहिनी तरफ किस तरफ देख रही है, उसी से चेतक को हिसाब लगा लेता था कि किस तरफ जाने का है। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है सर करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक बटन को दबा दीजिए और बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तभी मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं छठी कक्षा के हमारे अलग अलग कोर्सेज के साथ। 5 सब्जेक्ट्स मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी, गणित, साइंस, ओके, विज्ञान, सोशल साइंस और यहां पर हिंदी। ओके, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। अब इसमें क्या मतलब है? अब इसमें से कई शब्द आपको नहीं मालूम होंगे, चलो बता देते हैं। कौशल का मतलब होता है कला। ओके, कला, कला का मतलब टैलेंट। ओके, इंग्लिश में इफ आई से इट विल मीन टैलेंट। चालों में मतलब इन स्टेप्स। ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट द कदम, ओके, द स्टेप्स। कौशल दिखलाया चालों में, यानी कि ही इज शोइंग हिज टैलेंट इन द वे ही इज कीपिंग हिज स्टेप्स, इन द वे ही इज रनिंग, कि जिस तरह से वो दौड़ रहा है उसमें उसकी कुशलता, उसकी कौशलता, उसकी कला का पता चल जाता है। ओके, तो हमें ऑलरेडी पता चला है कि वो जल्दी भागता है। उड़ गया भयानक भालों में, तो यहां पर चेतक क्या एक इमेजरी कंस्ट्रक्ट की गई है कि वो भालों में, भालों में मतलब होता है स्पीयर्स। ये राणा प्रताप भी स्पीयर, ये एक स्पीयर है, ये भी एक भाला है। ओके, ये भी एक भाला है। तो शत्रु जो भाला पकड़ के बैठे हैं उनके बीच में भी चेतक घुस जाता है, उसको किसी भी तरह का डर नहीं लगता है। तो इस तरह से पता चलता है कि भयानक, भयानक मतलब टेरिफाइंग, डरावने। ओके, भयानक का मतलब है टेरिफाइंग और नहीं तो डरावना, डरावना। ओके, काफी डरावने किस्म के भाले, जिससे कि मौत भी हो सकती है। अगर वो चेतक पे आके लग जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी इन सब भालों से नहीं डरता है। राइट, निर्भीक गया वो ढालों में, ढालों का मतलब है शील्ड। शील्ड होता है ना, जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो राउंड कलर का होता है, बीच में ये होता है, बाहुबली जैसे मूवीज में आपने देखा होगा। ओके, भालों में यानी कि अगर आपके हाथ में तलवार है तो आप ये भाला रखेंगे तो आप तलवार से लड़ेंगे, लेकिन दूसरा बंदा, आपका शत्रु, आपके ऊपर तलवार से प्रहार करेगा, हमला करेगा, तो आप अपने ढालों से अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ढालों में, तो निर्भीक गया वो ढालों में का मतलब है कि वो फिर भालों में गया, ढालों में भी गया, तो उसको किसी चीज का डर नहीं था। सरपट दौड़ा करवालों में, सरपट दौड़ा मतलब रन एट फुल स्पीड, काफी तेजी से। ओके, रन एट फुल स्पीड। ओके, काफी तेजी से वो दौड़ा करवालों में। करवालों में का मतलब है, करवालों का मतलब है तलवार। ओके, ये मतलब है तलवार। तो हमको यहां पर 3 किस्म के वेपन्स का नाम दिया है। भालों में विच इज स्पीयर,
ये हो गया स्पीयर इंग्लिश में, ढालों में का मतलब है शील्ड, और तलवारों में मतलब है स्वॉर्ड यानी कि तलवार। तो तलवारों के बीच में भी वो घुस गया, उसको किसी भी चीज का डर नहीं लगा और वो काफी तेजी से उसके बीच में दौड़ने लगा। तो तलवार शत्रुओं के हाथों में थी। स्टैंजा 5, है यही रहा अब यहां नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहा नहीं। अब इसका क्या मतलब हो, यहां पर यहीं नहीं वहीं कहीं बारी यूज किया है, क्या क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अरे देखो चेतक यहां था, अरे देखो चेतक वहां था, अरे देखो वहां नहीं वहां था। यानी कि अगेन ये इस तरह से उसकी दौड़ की स्पीड का अंदाजा दे रहा है कि वो कभी यहां था, हमने यहां देखा, लेकिन एक ही पल में वो वहां पहुंच गया, दूसरे ही पल वो वहां पहुंच गया। तो वो इतनी तेजी से युद्ध भूमि में दौड़ रहा था, एक ही जगह पर कभी भी नहीं ठहरा था कि यहां रहा अब, लेकिन अभी यहां नहीं है, वो वहां रहा लेकिन अब वो वहां पर भी नहीं है। कोई भी जगह नहीं थी जो वहां पर वो नहीं था। ओके, एंड फाइनल लाइन में कि कोई भी ऐसा ये नहीं था। मैंने आपको अरी मस्तक का बताया था, अरी का मतलब मैंने यहां पर आपको बताया था, अरी का मतलब है एनिमी, राइट? तो कोई भी शत्रु का सर ऐसा नहीं था जिसके ऊपर वो वहां नहीं पहुंचा था। तो हर शत्रु के सर के ऊपर चेतक पहुंच गया था। तो इसका मतलब वो पूरी तरह से हर शत्रु का मुकाबला डटकर कर रहा था कि कोई भी शत्रु ऐसा नहीं था जो उससे बच सके। ओके, आखिरी दो स्टैंजा पर चलते हैं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रजमय बादल सा हरि की सेना पर घेर गया। अब आपको दो बारी बता दिया है तो अभी तक हरि का मतलब आपको याद हो जाना चाहिए। तो पहले लाइन बढ़ते नद सा वह लहर गया, पहला जो शब्द है यहां पर है नदी, दिस इज बढ़ते। सो नद का मतलब है रिवर, नदी, और बढ़ते मीन्स एडवांसिंग रिवर। जैसे एक नदी एक तरफ चलती है तो एक तरह का एक एनर्जी रहती है, तो वो एक नदी की तरह आगे बढ़ता गया। जिस तरह से नदी की लहरें एक तरह से आगे चलती हैं, उसी तरह से चेतक के दौड़ में भी काफी एनर्जी और मोमेंटम था। तो इसकी तुलना अभी नदी के साथ, एक बढ़ती नदी के साथ की गई है। इस बात का आप ध्यान रखिए, नोट कीजिए कि चेतक की तुलना एक बढ़ती नदी के साथ भी की गई है। ओके, वह गया गया फिर ठहर गया, कि वो चलता गया कि दौड़ा, रुका, फिर और भागे, दौड़ा, तो वो हर चीज का मूवमेंट कर रहा था। तो इससे उसको क्या पता चलता है? उसको पता चलता है कि कब दौड़ना है, कब एक तरह से ठहर जाना है। तो उसको इस बात की जानकारी है। तो इससे हमको उसके युद्ध, एक एज ए सोल्जर, वो भी एक तरह का सैनिक है, उसके बारे में उसको काफी अच्छी जानकारी है कि किस तरह का बर्ताव उसको युद्ध भूमि में, रणभूमि में करना है। विकराल ब्रिजमय बादल सा हरि की सेना पर घेर घेर घर गया। ओके, सो कभी कभी ना प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल होती है, बिकॉज वन इज नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग ऑलवेज इन हिंदी। सो चेतक की तुलना एक तरह के बादल से की गई है, विकराल ब्रिजमय बादल सा। ओके, विकराल ब्रिजमय बादल का मतलब है स्टॉर्म क्लाउड फिल्ड विद लाइटिंग, जिसमें कि बारिश हो सकती है। ओके, इट्स अ स्टॉर्म क्लाउड, घने बादल, गरजते हुए बादल। तो उससे उसकी तुलना की गई है। तो उससे ये पता चलता है, जब घने बादल होते हैं जिसमें से बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? एक तरह का डर का माहौल हो जाता है, एक तरह से इंटिमिडेटिंग काइंड ऑफ ए माहौल हो जाता है, जिससे कि आप थोड़ा सा सहम जाते हैं, आप थोड़ा सा डर जाते हैं। तो उसी तरह का इफेक्ट शत्रुओं पर हो रहा था, जिस तरह का इफेक्ट बादलों के गरजने से और बिजली के चमकने से होता है। सो विकराल ब्रिजमय बादल सा का मतलब यह है। इस पूरे फ्रेज को आपको एक साथ पढ़ना है। अरि की सेना पर घेर गया, अरि की सेना मतलब शत्रुओं की सेना पर, उस पर टूट गया, ही डिसेंडेड ऑन देम, तो उनके ऊपर एक तरह से हावी हो गया। उसके बारे में इसमें बताया गया है छठे स्टैंजा में। आखिरी स्टैंजा जो कि स्टैंजा नंबर 7 है। भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टोपों से खन गया अंग, मेरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो पहला भाला, भाला हमने ऑलरेडी बता दिया है,
इसका मतलब होता है स्पीयर। ओके, सो भाला गिर गया, कि कि भाला गिर गया। गिरा निशंग, निशंग is to refer to all the different armed weapons, the quiver of arrows, जिसमें कि तीर होते हैं और अलग तरह के जो आर्म्ड वगैरह रहते हैं, तो वो पूरी तरह से गिर गया क्योंकि चेतक इतनी तेजी से दौड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि अभी अरी के पास, यानी कि शत्रुओं के पास किसी तरह के शस्त्र नहीं है, उनके शस्त्र सारे नीचे गिर गए हैं। सो निशंक का मतलब ऑलमोस्ट हो जाता है अनआर्म। गिरा निशंक का मतलब दे बिकम अनआर्म्ड। ओके, हाई टोपों से खन गया अंग का मतलब है कि जो चेतक के जो दौड़ने से जो वो टक 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 करके आवाज आती है ना, जब घोड़ों की जो दौड़ने की आवाज, तो उससे भी एक तरह का एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है। सो हाई टोपों से, यानी कि घोड़े के टापों से, कि भागने की आवाज से खन गया अंग की एक तरह से उससे भी एक तरह का माहौल बन गया। जब वो युद्ध भूमि में इस तरह की उसके भागने की इस तरह की आवाज आ रही थी, तो खन गया अंग, यानी कि उससे भी लोग एक तरह से सहम गए और उससे पूरा उसका जो कौशल था उसके बारे में सबको पता चल रहा था। तो चेतक के पैरों की तेजी से भाले और अस्त्र शस्त्र, जो कि निशंक की बात हो रही है, सभी नीचे गिर गए और वे यहां बिना शस्त्र के थे। ये सारे जो शत्रु थे उनके पास शस्त्र नहीं थे। सो घोड़े के टापों की जो टापों की जो आवाज से पूरे युद्ध भूमि में जैसे एक बड़ी आवाज उत्पन्न हुई, एक बड़ी आवाज उत्पन्न हुई, जिस तरह की आवाजें उसके पैरों से आ रही थी। वैरी समाज दंग रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो वैरी समाज मतलब द एनिमी वॉज लेफ्ट एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, पूरे अचंभे में था शत्रुओं की पूरी सेना, क्योंकि उनको यह पता नहीं था कि इस घोड़े का किस तरह से वे मुकाबला करें। घोड़े का ऐसा देख रंग, तो इससे पता चलता है रंग मतलब ये सिर्फ उसके सफेद कलर की बात नहीं हो रही, इस तरह का रूप, इस तरह का रूप, दिस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, कि इस तरह सा देखो इसका रूप, इस इतना साहसी रूप आप देखो, तो इससे ऐसा ही लगता है कि कि वाह क्या घोड़ा है, इस तरह का यू सी दिस फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉर्स। तो ये कविता लिखी है श्याम नारायण पांडे ने। ओके, अब हम चलते हैं कवि से परिचय की तरफ। सो वीर रस, वीर रस का मतलब होता है थिंग्स ऑफ ब्रेवरी एंड करेज। रस का मतलब होता है विद द सेंटिमेंट और द इमोशन ऑफ ब्रेवरी। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी था। हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज वेरी फेमस। इसका प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन 1939 यानी कि 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। इट इज टेकन फ्रॉम दैट हल्दी घाटी पोएम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह यानी कि कल्चरल यूनिटी, तो पीपल फेल्ट प्राउड रीडिंग अबाउट द ब्रेवरी ऑफ राणा प्रताप एंड हिज हॉर्स। सो कल्चरल यूनिटी एंड एंथुजियाज्म, okay, this is the meaning of these two words. Ka sanchar means it kind of helped create this kind of a cultural unity and enthusiasm among the freedom fighters who were fighting for the independence of India. The poet Shyam Narayan Pandey was born in 1907 and he died in the year 1991. Okay, now अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलेंगे। कविता मैं उम्मीद करता हूं आपको हर एक शब्द, हर एक पंक्ति, हर एक स्टैंजा पूरी तरह से समझ में आ गया है। चलिए अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पर ध्यान देते हैं। पहली बात मेरी समझ से, अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? ओके, सटीक उत्तर कौन सा है उस पर तारा बनाए। चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वृक्षपात बनकर टूट पड़ता था? नहीं, इस शब्द का तो कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर? नहीं जी, ये तो नहीं हुआ है। चेतक हाथियों के दल, हाथी की तो बात ही नहीं हुई है। तो इसमें सही उत्तर आता है चौथा। तो यहां पर आपको स्टार लगाना है। चेतक नदी के तूफान, बिकॉज नदी का रेफरेंस दिया गया है, आपको ध्यान होगा, तो उसका
यहां पर सही इस्तेमाल किया गया है। लेकर सवार उड़ जाता था, इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये मैंने आपको कविता एक्सप्लेन करते वक्त भी बताया था। ये किया गया है महाराणा प्रताप के लिए। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए, इस पर डिस्कशन करना है। ओके, अभी यहां पर इन दो पंक्तियों के बारे में बताना है। निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। करवालों का मतलब मैंने क्या बताया था, तलवार। ढालों में का मतलब क्या बताया था मैंने, शील्ड, जिससे कि आप अपनी सुरक्षा करते हैं। तो चेतक युद्ध के मैदान में बिल्कुल निडर होकर और उसने ढालों से और तलवारों से लड़ाई की और सभी बाधाओं को पार कर कर वह निकल गया। सभी तरह के जो उसके उसके सामने जिस तरह के भी बाधाएं आई, उसको पार कर कर वो निकल गया। इस बात का वर्णन इस पर्टिकुलर पंक्ति में, दो पंक्तियों में किया गया है। भाला गिर गया, गिरा निशंग, हाई टापों से खन गया अंग। यानी कि चेतक के पैरों की तेजी से भाले और अस्त्र शस्त्र यानी कि निशंग सभी नीचे गिर गए और वे अब बिना शस्त्र के थे, यानी कि अरि यानी कि शत्रु। घोड़े की तापों की आवाज से पूरे युद्ध भूमि में जैसे एक बड़ी आवाज सी उत्पन्न हुई, उस बात के बारे में यहां पर कहा गया है। अभी आगे चलते हैं मैच द फॉलोइंग के ऊपर। ओके, सो पहला है राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। 1 का है, ये है 2, ये वाला। ओके, ये मैच द फॉलोइंग ये वाला है। वह दौड़ रहा था अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, शत्रुओं के सिर पर। अरि मस्तक यहां पर शत्रुओं के सर के ऊपर। आपको एक शब्द से ही पहचान लेना पड़ेगा, तो 2 का होता है 3। 2 तनिक हवा से बाग हिली लेकिन सवार उड़ जाता था। चेतक की फुर्ती ऐसी थी कि लगाम से थोड़ा सा हिलते ही वे सरपट हवा। सो यहां पर भी हवा की बात हो रही है, यहां पर भी हवा की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट वन है 3 का 4। राणा की पुतली फिरी नहीं, यानी कि उसकी आंख की, उसकी नजर इधर उधर गई नहीं, तो पूरी निगाह, निगाह का मतलब ऑल्सो इज आई साइड और वेयर ही इज लुकिंग। सो 4th का होता है 5th और 5th का होता है 1st। ओके, ये कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहां किसी शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसके बारे में यू कैन टॉक अबाउट चेतक की बहादुरी। ओके, आप इस तरह का शीर्षक दे सकते हैं, चेतक की वीरता, चेतक की बहादुरी या बहादुर चेतक, इस तरह का शीर्षक दे सकते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चेतक बन गया, निराला था, पड़ गया, हवा को पाला था। तो इस तरह का यहां पर क्या हो रहा है, राइमिंग हो रहा है। ओके, राइमिंग हो रहा है, कोड़ा घोड़ा। तो इस तरह से यहां पर और कौन से शब्द हैं, इसमें ऐसे कई शब्द हैं, जैसे है, आप अपनी कविता में वापस जाके देखिए, यहां वहां, जहां कहां, चलो चालो भालो, दंग रंग, इस तरह के कई शब्द हैं जो कि आपस में राइम करते हैं। उसकी आपको एक सूची बनानी पड़ेगी। ये आसमान का घोड़ा था, तो आसमान में से आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि अलग अलग तरह के शब्द बना सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी ऐसा एक शब्द दीजिए जिसको कि बना सके। जैसे मैंने शब्द लिया है दिख लाया, तो इसमें से आप कितने शब्द दिखा सकते हैं। ओके, खलाया, ओके, लाया बना सकते हैं, दिखल बना सकते हैं, खिलाया बना सकते हैं, लाया बना सकते हैं, दिलाया बना सकते हैं, दिला बना सकते हैं। तो इस तरह के शब्द मैंने बनाए हैं। इसी तरह का आप एक्सरसाइज अपने बुक में कर सकते हैं। आपकी बात, जो तनिक हवा से बात हिली लेकर सवार उड़ जाता था, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला, कविता में प्रभावशाली बनने में इस तरह का एक मेटाफर किया गया है। मैंने क्या बताया था, ये एग्जैजरेट बनाया गया है, यानी कि वो हवा से बाग हिली तो सवार उड़ जाता था, तो थोड़ा सा भी उसकी लगाम हिली, सो ही वुड टेक द क्यू एंड रन अवे फ्रॉम इट। तो इसी तरह का दूसरा कौन सा एक लाइन है जिससे कि सिमिलर काइंड ऑफ इंडिकेशन मिलता है, वो है पुतली का, कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी कि जस्ट बाय गेटिंग एन इंडिकेशन दैट हिज हेड हैज टर्न्ड इन द राइट डायरेक्शन और इन द लेफ्ट डायरेक्शन, he would get an idea and move accordingly. Okay,
कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बात कीजिए। ऑब्वियसली यहां पर युद्ध किसी भी तरह का ठीक नहीं है। अभी रशिया और यूक्रेन में कितने महीनों से, ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर से युद्ध चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां के जो निवासी हैं, यूक्रेन में हो या रशिया में, जो बॉर्डर एरियाज में है, सीमा के इलाकों पर, उन पर बमबारी हो रही है, उनको काफी कष्ट हो रहा है, दवाइयों के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए किल्लत हो रही है, तो उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है। तो युद्ध से किसी भी तरह का हल नहीं मिलता है। मेज पर आपस में आमने सामने बैठकर किसी भी बातचीत से ही किसी भी मुश्किल का समाधान निकल सकता है। तो हमें मानना पड़ेगा कि युद्ध किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल ढूंढना चाहिए। आप इन्हीं शब्दों को पॉज कीजिए, जो मैंने कहा फिर से सुन लीजिए, स्लो में सुन लीजिए और इसको लिख लीजिए, आपको आसानी होगी। ओके, समानार्थी शब्द, हाय अशव घोड़ा, तो इसमें समानार्थी शब्द आप निकालिए। अभी हवा का, हवा मतलब एयर, पवन इज एयर, तो इसमें अनल इज द ऑड वन आउट, बिकॉज अनल का मतलब होता है आग, यानी कि फायर। रण, तुरंग, युद्ध, समर, तो इसमें तुरंग इज द ऑड वन आउट। तुरंग का मतलब युद्ध नहीं है, इट मींस द ग्रेस ऑफ द हॉर्स, यानी कि जो घोड़े का जो ग्रेस है, कि उसकी चाल इतनी अच्छी है, देखने में इतना अच्छा है, उसके बारे में बात हो रही है। आसमान, आकाश मालूम है, गगन वो भी ठीक है। नभचर इज द ऑड वन आउट, नभचर का मतलब है, होता है जो कि आसमान में रहे। नभ का मतलब आसमान है, चर का मतलब जो आसमान में रहे। जैसे किसी चिड़िया की बात हो तो जो आसमान में रहे उसको नभचर कहते हैं। ओके, जो बाकी शब्द है उनका भी मैं अर्थ समझा रहा हूं, ताकि अगर आपको उनके बारे में कभी पूछा जाए आप उनके सही उत्तर दे पाएंगे। नद, नाद, सरिता, तटनी, तो यहां पर नाद इज द थिंग। नाद का मतलब होता है साउंड, आवाज। ओके, करवाल यानी कि तलवार, तलवार तो सही है। असी या ढाल, तो ढाल इज द वन, बिकॉज ढाल इज द शील्ड, इट्स नॉट अ तलवार। ओके, आज की पहेली, अब ये पहेली पे जरा ध्यान देते हैं, इसमें मेरे को सारे ढूंढने पर नहीं मिले। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। ये थोड़ा आसान है। ओके, तो इसका ये हो गया आंख, लेकिन आंख शब्द नहीं है, द शब्द इज नयन, विच इज अ सिनोनिम ऑफ आंख। नयन, इसमें आप देखिए 3 अक्षर, न, य, न, उल्टा सीधा, इसको उल्टा भी करेंगे फिर भी इट विल बिकम रिमेन नयन। ये दिन में जगता है, दिन में इट रिमेन्स ओपन, रात को सो जाता है, एंड दैट इज इट्स आइडेंटिटी, नयन। ओके, एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिन पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। नाउ दिस इज प्रीटी इजी, दिस इज पतंग, पतंग। ओके, रात में हूं, दिन में दिए के नीचे हूं, ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूं कौन। अभी इसमें मुझे लगा दिस विल बी अंधेरा। ओके, बिकॉज अंधेरा, अंधेरा, क्योंकि रात में हूं, अंधेरा, दिन में नहीं, करेक्ट। दिए के नीचे हूं, नाउ दिए के नीचे अंधेरा होता है, दिए के ऊपर रोशनी होती है, दिए के नीचे क्या होता है, अंधेरा होता है। मैं हूं कौन, तो ये हो गया अंधेरा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ इट। शैडो, आई थॉट अबाउट इट, परछाई, लेकिन परछाई तो दिन में भी मिल सकती है। दिन में भी जब सूरज निकलता है आपको अपनी परछाई दिख सकती है, राइट। यू हैव द शैडो वॉकिंग नियर यू इन हॉट समर। ओके, मुझ में समाया फूल, फल, फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। ओके, तो इसका होगा गुलाब जामुन। ओके, गुलाब हो गया आपका फूल, जामुन हो गए आपका फल, और इसको पूरा नाम होता है एक मिठाई का, और जैसे ही आप इसका नाम सुनेंगे मुंह में पानी आ गया। सड़क पर, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, सड़क पर है, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। अभी ये मैंने पूरा बहुत सोचा, लेकिन जो उत्तर मेरे मन में आया वो मेरे, उसके ऊपर मेरे को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अपनी टीचर से पूछिए, आप भी जरा सोचिए। मुझे लगता है इसका आंसर मैप हो सकता है, क्योंकि मैप पर आप सड़क पाएंगे लेकिन वहां पर कोई गाड़ियां नहीं मिलेंगी, जंगल दिखाए जाएंगे लेकिन वहां पर पेड़ नहीं दिखाई देंगे, शहर दिखाई देगा लेकिन वहां पर घर नहीं दिखाई देंगे। टेक्निकली स्पीकिंग आपको घर नहीं है मैप पर,
समुंदर दिखाया जाएगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा शायद मैप होगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई दूसरा उत्तर आता हो तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइए। तो इसके बाद महाराणा प्रताप कौन थे, आप इंटरनेट पर जाकर उनके बारे में पढ़ लेंगे, जो आपको पढ़ना भी चाहिए, तो ज्यादा जानकारी मिलेगी। इससे आपको इस कविता के बाहर की जानकारी भी महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक के बारे में जरूर मिलेगी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, वर्ड बाय वर्ड, प्रश्नोत्तर सारे के सारे समझ में आ गए। तो इसमें से कोई भी प्रश्न आए आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ओके, तो टाटा, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।